नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं सानिया गुल। यहां पर अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट सामने आया है। आसिम सलीम बाजवा ने माउन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम को माउन खुसूसी के ओहदे से दस्तबरदारी की दरख्वास्त दी थी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। इस बारे में बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद सगीर से, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन हैं फरीद काकड़ साहब। काकड़ साहब, हमें बताइएगा कि ये दस्तबरदारी एक ऐसा मौका पर सामने आई है जब अपोजिशन की तहरीक जोर पकड़ रही है, तो क्या इसका अपोजिशन तहरीक से कोई ताल्लुक है? देखें, पहले इस चीज़ को समझना होगा जो माजी में, जो माजी करीब में जो कुछ हुआ है और माजी बईद में भी हमें देखना होगा कि बुनियादी तौर पर ये जो सब कुछ हुआ है ये हुआ क्यों है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, लास्ट उनकी असाइनमेंट कोयटा में थी। वो सदर्न कमांड में थे और वो कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के। उससे कबल वो DGISPR रहे हैं और वाहिद DGISPR है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त जब वो ISPR में। तो और एक जो मॉडर्न एरा में न्यू ISPR है उसके बानी समझे जाते हैं जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब वो कोयटा में थे तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, कोयटा एक हॉट स्टेशन है, हॉट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है वहाँ पे, कलभूषण सबके सामने है। तो एक ऐसे वक्त में जब वहाँ पे हिंदुस्तान एक्टिव था, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज एक्टिव थी, उन दिनों में जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है इश्यूज को बहुत करीब से कंट्रोल कर रहे थे, देख रहे थे, उन इश्यूज के ऊपर वो काबू माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाया। उसके बाद जब वो रिटायर्ड हुए तो उसके बाद उनको दो जो है काम उनके हवाले कर दिए गए। एक तो वो सीपेक चेयरमैन, अथॉरिटी के चेयरमैन हैं इस वक्त, और साथ ही साथ वो माउन खसूसी हैं बराए इत्तलात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना के हुकूमत के। ये जो कुछ हुआ है आपने देखा कि एक 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 हिंदुस्तानी एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट समझे, एनालिस्ट समझे, डिफेंस एनालिस्ट के उनका, उसका नाम है मेजर गौरव आर्या। उन्होंने एक वीडियो ब्लॉग के जरिए बात की कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की कुछ इस टाइप की कोई मतलब कोई असासे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि एक सहाफ़ी जो कि बाहर बैठा है, अमेरिका में इस वक्त मुकीम है, अहमद नूरानी उसका नाम है, जो कि माजी में भी आपने देखा कि उसकी कोई कोई इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड नहीं है। हमेशा से वो इदारों के खिलाफ और जो कौमी सलामती के जो शख्सियत हैं या जो इदारे हैं उनके खिलाफ उनकी एक बैकग्राउंड है, एक उनका माजी है कि वो हमेशा से स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसमें ये कहा गया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के असासे हैं या कुछ इस टाइप की, जो भी वो सब नाजरीन के सामने है। उसके बाद आपने देखा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने जो है वो इस्तीफा दिया, इमरान खान साहब के सामने इस्तीफा रखा, लेकिन आपने देखा कि वो इस्तीफा कबूल नहीं किया गया। फिर जब APC हुई और लंदन में बैठे पाकिस्तान के मफरूर आजम मियां नवाज शरीफ जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वहाँ से बैठ के अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फीड कर रहे हैं, उन्होंने वो बाकायदा तौर पे जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ निकल आए। उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा को ही टारगेट किया, हालांकि उनकी काबीना में बहुत सारे लोग मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इस वक्त 45 से ज्यादा मेंबरों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम सलीम बाजवा को टारगेट किया गया। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने, जब उनकी हुकूमत गिरी बलूचिस्तान में, जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत थी, तो वो हुकूमत गिराने में जनरल आसिम सलीम बाजवा का हाथ था। तो अब मैं एक एक करके सब सवालात के जवाब भी दे देता हूँ और नाज़रीन को समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि दरअसल मसला है क्या। एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जब जो ये कह रहे हैं कि कोयटा में हुकूमत या जो उनकी हुकूमत थी बलूचिस्तान में वो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने गिराई, ये एक नामाकूल सी बात है और ना समझ में आने वाली बात है। आसिफ जरदारी साहब के बयानात मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं सुना देता हूँ, नहीं तो आप भी नाज़रीन को सुना। जिसमें कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान में तो आपकी हुकूमत गिरा दी,
अब आपको सेनेट में अक्सरियत लेने नहीं देंगे। तो ये तो जनरल आसिम सिंह बाजवा ने नहीं कहा, ये तो आसिफ अली जरदारी ने कहा। आसिफ अली जरदारी कौन है? वो को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा, को चेयरमैन है तो वो तो बैठे हुए हैं साथ में नवाज शरीफ साहब के। तो मेरे ख्याल से पहली वाली बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है। दूसरी बात ये कि आसिफ सलीम बाजवा साहब चूंकि सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन है। वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल सी पोस्ट है। कौमी सलामती और कौमी यकजहती और कौमी माशी यकजहती की पोस्ट है जिसके ऊपर जनरल आसिम सिंह बाजवा साहब बैठे। तो उन वहां पे टारगेट करना भी नहीं बनता। तो अब टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आसिम सिंह बाजवा साहब जाहिर सी बात इमरान खान साहब के माऊन खुसूसी हैं, उनको सिर्फ इसलिए टारगेट कर रखा जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये कहानी बड़ी पुरानी है। ये जब उन दिनों की बात है जब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब के साथ थे, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की नहीं लगती थी आसिम सलीम बाजवा साहब के साथ। फिर जब वो DGI SPR बने तो नवाज शरीफ साहब, चूंकि उनको एक आदत है कि उनको वो लोग पसंद है जो नवाज शरीफ साहब की या तो जी हुजूरी करें, या फिर नवाज शरीफ साहब की जो, अगर आप देखें उन सहाफियों को नवाज शरीफ साहब ज्यादा फोकस करते हैं, उनको नवाजते हैं, जो उनके आगे जो है वो धुंधराते फिरते हैं, जो उनके हक में सब कुछ कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ये लगता था कि शायद आसिफ सलीम बाजवा साहब जो है वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लेवल है वो ऊपर होता है, और जो हमारे ये परवेज रशीद और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका लेवल नीचे होता है। तो ये जो एक जेलसी थी उसकी बुनियाद पर उनको इशू थे हैं, और शायद अब भी वो जो पुरानी खलिश है वो अब नवाज शरीफ साहब के दिल में है, जिसकी बुनियाद पर आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्यों छोड़ा? ये इसलिए छोड़ा गया, मेरा ये ख्याल है, ज़ाती मेरा तज्जिया ये है, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब चूंकि एक अहम इशू को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल पोस्ट पे बैठ के मेरे ख्याल से वो अब मजीद कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाह रहे, और वो कौम को अकाउंटेबल होना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैबिना में और हर पाकिस्तानी जो है वो कानून के आगे जो है वो एक जैसा है, और आसिम सलीम बाजवा साहब ये तमाम उन रास्तों से गुजर के आएंगे जिन रास्तों को अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से एक तो उनकी इस्तीफा की बुनियादी वजह ये है कि वो गैर सियासी अब रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जब से आए हैं माउन खुसूसी के तौर पे तो उनको टारगेट किया जा रहा है, और सोच समझ के टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने जो सवाल मुझे याद पड़ता है वो आपने ये किया कि APC के हवाले से कोई वो तो नहीं APC क्या ये कहेंगे, ये आप देखें इनकी हकीकत क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, तो ये क्या APC करेंगे? ये क्या सलीम बाजवा साहब को जो घर भेजेंगे? सलीम बाजवा साहब खुद अपनी मर्जी से गए, वो अकाउंटेबल समझते हैं अपने आप को उन तमाम इदारों के सामने, तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन के सामने, और वो अब एक नॉन कंट्रोवर्शियल पोस्ट पे रहना चाहते हैं और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। फरीद साहब, ये बताइए कि ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, जो उनको टारगेट कर रही हैं? देखिए, कुव्वत तो आपके सामने है। मेजर गौरव आर्या ने बात शुरू की, अहमद नूरानी ने स्टोरी लिखी, और उसकी प्रचार मरियम नवाज और नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो ये तो आप देखें कि ये चचा भतीजा फुप्पो बेटी मामू ये सारे आपस में रिश्तेदार लिखते हैं। मेजर गौरव आर्या हो, चाहे अहमद नूरानी हो, चाहे मरियम नवाज हो, बात तो एक ही कर रहे हैं ना। आप ये ना देखें कि कौन क्या कह रहा है, आप ये देखें कि एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी है मेजर गौरव आर्या जो सारे दिन पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। एक वो साफी है जो लंदन में अमेरिका में बैठा है और मुल्क की जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ हमेशा लिख रहा होता है, हमेशा बात कर रहा होता है। एक हमारे प्यारे ग्वालमंडी के नेल्सन मंडेला नवाज शरीफ साहब हैं जो कि वही बात कर रहे हैं जो मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं। तो जो बात मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं वही नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो आप देखें कि क्या फर्क लगता है आपको, और क्या पॉलिसी है इन तीनों। फरीद साहब, अगर इस्तीफे के कबूलियत की बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को इस्तीफा दिया गया था आसिम सलीम बाजवा की जानिब से, तो उन्होंने इनकार कर दिया था, उसे कबूल नहीं किया था। लेकिन ऐसे क्या तब्दीलियां आ गई कि उन्होंने अब इस्तीफा कबूल कर लिया? तब्दीली की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि पहले भी गुजारिश की गई जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि वो इस सीट पे नहीं रहना चाहते। बुनियादी वजह ये है क्योंकि वो जब से पॉलिटिकल सीट पे बैठे हैं तब से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से CPEC को खतरात हैं, जिसकी वजह से CPEC को शायद नुकसान हो। और चूंकि आसिम सलीम बाजवा साहब एक अहम ओहदे से रिटायर्ड होके आए, तो जो इंस्टीट्यूशन है उसको शायद टारगेट किया जा रहा है, तो उसको शायद एक नैरेटिव बिल्ट हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो उस खदशे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने रखा। लेकिन खान साहब ने उस वक्त जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब को उस सीट पर रहने दिया कि नहीं, आपकी जो भी आपने क्लेरिफिकेशन दी है मैं मुतमईन हूँ।
تو اب انہوں نے دوبارہ میرے خیال سے گزارش کی ہے کہ وہ ان کا جو استعفیٰ ہے وہ قبول کرے، اور حاجی عمران خان صاحب نے ان کی خواہشات کو اور ان کی سوچ کو، ویژن کو، اور وہ جو معاملات ہیں تمام ان سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے ایک دور اندیشی کا فیصلہ کیا اور ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے۔ فرید صاحب، اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن نے بڑی دفعہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، اپنے جو بھی آپ کے پاس عہدہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، تو کیا ہم اسے اپوزیشن کی کامیابی قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں جی، اپوزیشن کی کیا کامیابی ہے؟ اپوزیشن چاہتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں اپوزیشن ہے کیا، پہلے آپ یہ دیکھیں اپوزیشن کیا ہے۔ اپوزیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، پیچھے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ساتھ میں مریم نواز ہیں۔ ان کا آپ ماضی دیکھیں تو ماضی میں یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہے ہیں، آج یہ ایک ساتھ ہیں۔ یہ تو دیکھیں سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک الیکشن تک کا سوچتے ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ الیکشن کا نہیں سوچتی، وہ اگلے 10 20 30 40 سالوں کی پالیسی کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ملک کی دفاع جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور پاک فوج کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ سیاستدان جو ہے ان کے اوپر میں یہ شک نہیں کر رہا خدا نخواستہ کہ یا وہ تو ملک کی سلامتی کا برا بھلا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے سانپ کو اور بچھو کو کاٹنے کی عادت ہے تو اس طرح سیاستدان کو اگلے الیکشن تک کی سوچنے کی عادت ہے۔ میرے خیال سے کامیابی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا، میرے خیال سے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ان کو ایک نان کنٹروورشل چیز کو ہونا چاہیے۔ اب میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی ایشو ہوگا، ان کو ایشو صرف یہ ہے کیونکہ جب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ظاہر سی بات ہے اچھے تعلقات ہیں میڈیا کے ساتھ، ایک پرانا تعلق ہے جب سے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تب سے ہی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ظاہر سی بات ہے میڈیا مالکان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ایک نیو میڈیا کا ایک پریشر تھا، اس کو ہینڈل کرنے میں عاصم سلیم باجوہ کا بڑا اہم کردار ہے، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ کردار جو ہے جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ادا کر رہے ہیں اس کردار کو کم کیا جائے اور میڈیا کو عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ تو ہے نہیں۔ اسٹرینتھ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، مدرسے کے بچے ہیں ان کو باہر وہ لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق برادران نے جو ایک ریلی نکالی شہباز شریف صاحب کی حمایت میں، آپ نے دیکھے کہ اس میں کروڑوں اور اربوں افراد کے ٹاٹے مارتا ہوا سمندر آپ نے دیکھ لیا تھا۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ چند افراد کو لا کر روڈوں سڑکوں پر اور ایک میڈیا پریشر کریٹ کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو ظاہر سی بات ہے کوئی الٹرنیٹ پلان ہوگا، اور میں یہ خبر دیتا ہوں کہ وہ مثال ہے کہ شیر ایک قدم پیچھے اس لیے نہیں ہٹتا کہ وہ ڈر گیا، وہ اس لیے ہٹتا ہے کہ اگلا جو جمپ ہے وہ اس سے بھی زوردار ہو۔ تو اب جو بھی شخص اس نشست پہ آئیں گے تو میرے یہ خیال ہے اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ وہ ان کی نیند اڑ جائے گی۔ آپ یقین مانیے کہ نواز شریف صاحب رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فرید صاحب، وہ کون سا نام ہو سکتا ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ اب میرے خیال سے 2-3 ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، بات کرنا قبل از وقت ہے کسی کا نام بتانا، لیکن یہ ہے کہ یا تو وہ شاید عمران خان صاحب اپنے کوئی نظریاتی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو ہی لے کر آئیں، یا کوئی شاید اسی طرح جیسے عاصم سلیم باجوہ صاحب ریٹائرڈ کوئی آفیسر ہوں ان کو لے کر آئیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، جو ان کی سوچ ہے، ان کی ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجی جو ہوتا ہے وہ ایک منظم اور ایک ڈسپلن ادارے سے ہو کے آتا ہے تو وہ کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس میں ٹیکنوکریٹس اور ریٹائرڈ جو آرمی مین ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے خیال سے کچھ اس ٹائپ کا ہی نام آئے گا جو اس وقت اس نشست پہ بیٹھے ہیں۔ ظاہر بات شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ منسٹر ہیں، لیکن اگر معاون خصوصی آتے ہیں تو شاید یا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہوں گے، یا پھر دیکھیں گے کہ یہی جو مطلب جیسے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرف کوئی ریٹائرڈ ٹیکنوکریٹ یا بیوروکریٹ یا آرمی مین ہوں گے۔ بہت شکریہ فرید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم کو معاون خصوصی کے عہدے سے دستبرداری کی درخواست کی تھی جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔
राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है।